इस लेक्चर में हम लोग 2-3 टॉपिक पे फोकस करेंगे, जिसमें पहला होगा कि आज वर्तमान में एसिड रेन क्या है, क्यों हो रहा है और अभी इसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, क्यों हो रहा है और इसके मुख्य कारण क्या हैं और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है ओजोन लेयर के विषय को लेकर के। लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल, इसको भी हम लोग अभी आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का क्या परिस्थिति है या उसकी जो क्या रूपरेखा है उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पे थोड़ी चर्चा होगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एसिड रेन क्या है, जिसको हम लोग अम्ल वर्षण भी कहते हैं। अम्ल वर्षण यानी एसिड प्रेसिपिटेशन कहा जाता है इसे। अम्ल वर्षा या अम्ल वर्षण विभिन्न प्रकार के आर्द्र जो निक्षेप हैं, विभिन्न प्रकार के जो आर्द्र निक्षेप हैं उनमें सम्मिलित है, जैसे कि वर्षा, हिमपात, कोहरा अथवा ओस तथा वायु से गिरने वाले शुष्क अम्लीय कणिकाएं। यानी अगर हम लोग अम्ल वर्षा कहें तो अम्ल वर्षा इनके माध्यम से अम्ल जो है ये इनके माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, हिमपात के माध्यम से, कोहरा के माध्यम से, ओस के माध्यम से और वायु के गिरने वाले शुष्क अम्लीय कणिकाओं के माध्यम से ये वर्षण हो सकते हैं। अम्ल वर्षण ऐसे क्षेत्रों में अथवा उनके आसपास होता है जहां मानव जनित क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों यानो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइडों के मुख्य निःसरण निकलते हैं। यानी जिस क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं उन क्षेत्रों में इनके प्रभाव को देखा जाता है, जहां मानव जनित क्रियाकलाप ऐसे हों जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड काफ़ी मात्रा में, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होते हों। अगर हम बात करें तो कोयले से चलने वाले जो बिजली घर हैं उनसे निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अम्लीय वर्षा की समस्याओं में अपना योगदान देता है। अम्ल निक्षेपों से जीव जंतुओं पर और साथ ही समान साजो सामान पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। हम लोग वर्तमान में ताजमहल का भी उदाहरण ले सकते हैं कि ताजमहल पे पीले कलर का एक बाहरी परत दिखाई देता है जो कि अम्लीय वर्षा का ही एक परिणाम है। अब जलीय निकायों का जब pH घट जाता है यानी अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में जो पानी का जो pH होता है, pH लेवल होता है वो कम हो जाता है और इसके कारण हम लोग अब समझते हैं कि एसिड रेन को अब समझते हैं थोड़ा। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये हमारा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये है अर्बन एरियाज, पावर प्लांट
व्हीकल्स ईटीसी, यानी अर्बन एरिया, शहर के एरिया हैं, वहाँ पे पावर प्लांट्स हैं, गाड़ी वगैरह हैं जहाँ से ये सब निकलते हैं। यहाँ से इस प्रकार से ये हवा में निकलता है, ड्राई डिपोजिशन होता है इसका। फिर जब ये आकाश में ऊपर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एयर पैलुटेंट्स SO2 NOx एसिड, है ना, प्रीकर्सर्स। ये चीज़ किस में होता है? ट्रांसपोर्ट एंड चेंज कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फिर ये किस में बदल जाता है? ये आ जाता है H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड NH2 और नाइट्रिक एसिड में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से पावर प्लांट से या गाड़ियों से निकलने वाला सल्फ़र है, जो भी हमारा SO2 है या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो जब वातावरण में जाते हैं तो पानी के माध्यम से, ओस के माध्यम से, ड्यू के माध्यम से या फॉग के माध्यम से, स्नो के माध्यम से ये नीचे गिरते हैं। उस एरिया में सरफेस रन ऑफ हो जाता है और इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग अभी इसमें चर्चा कर लेते हैं कि जब भी जलीय निकायों में अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है तो उसका जो पीएच वैल्यू है पानी का, जो जलीय निकाय है उसका जो पीएच वैल्यू पानी झील का हो गया, तालाब का हो गया, वो कम हो जाता है, जिससे उनकी जो जीव सृष्टि होती है उनको हानि पहुंचती है, यानी जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। पीएच एक सांख्यिकीय मूल्य है जिसे हम लोग अम्ल अथवा क्षार की तीव्रता का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई भी किसी भी घोल की अम्लता उच्च है, यानी उसका पीएच मान काफ़ी कम होता है। अगर उदासीन घोल की बात करें तो पीएच मान 7 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अगर पीएच मान की बात करें तो न्यूट्रल हो जाता है। अम्ल वर्षा से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में जो अम्ल जल होती है उससे भारू धातु के आयन निकलते हैं जो कि स्थानीय क्षेत्रों में ठहरे रह जाते हैं और पौधों तथा अन्य मृदा जीवों के लिए अति क्षतिकारक होते हैं। इससे मिट्टी के पोषकों का भी ह्रास हो सकता है, होता भी है। शुष्क सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड कणों के भी अम्ल निक्षेप में योगदान होता है। हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये जो हमारे नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स कण हैं, इनका भी अम्ल निक्षेप यानी अम्लीय वर्षा में सहयोग होता है। ये कण सतही जल के संपर्क में आने पर या अगर फेफड़ों के गीले ऊतकों या आर्द्र पत्ती सतहों के संपर्क में जब आ जाते हैं तो घुल जाते हैं और अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अम्ल वर्षा अपेक्षाकृत उच्च वायुमंडल में बनती है। हमें ये जानना आवश्यक है कि अम्ल वर्षा कहाँ बनता है। तो ये उच्च वायुमंडल में बनता है और दूर दूर तक फैल जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये दूर दूर तक फैल जाता है। फिर कभी कभी अम्लीय कोहरा भी बनता है। शहरों में खासतौर से जो बड़े बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, या बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि ठंडी के दिनों में काफ़ी धुएं की वजह से वहाँ पे काफ़ी धुंधला होता है, फॉग होता है। तो उस फॉग में भी हमारे अम्ल होते हैं और दूर दूर तक फैले होते हैं, या कोहरा अम्ल कोहरा के रूप में भी बन जाते हैं, कोहरा के साथ भी मिल जाते हैं। जब प्रदूषक धरती के नज़दीक की जल वर्षा में घुल जाते हैं और एक अम्ल यानी जो हमारे प्रदूषक होते हैं वो जब धरती के नीचे जब जो भी वेट जो क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पे पानी के अंश होते हैं, अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं और अम्ल के रूप में बरसात होती है, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी अम्ल के साथ
जो बादल नीचे आते हैं या जो जो भी कोहरा है या फिर फॉग है, स्नो है, अगर वो नीचे आता है उसमें अगर अम्ल मिले हुए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नीचे आते हैं और चाहे वो झील के पानी के जीव जंतु हों, पेड़ पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जलीय जीवों को क्षति पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। और हमने भी चर्चा किया कि एक ताजमहल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है। जो अम्लीय वर्षा के कारण उसका जो रंग है वो फीका पड़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि कुछ जो हवा में अम्ल मिले होते हैं अगर वो आदमी के फेफड़े के भीतर पहुंच जाएं तो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अम्ल हैं वो एरोसॉल जो मानव का श्वास होता है उस पर क्षति पहुंचाते हैं। इन अम्ल वर्षा द्वारा वनों और झीलों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। हम लोग प्लास्टिक, पेंट्स, सीमेंट, चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर को भी नुकसान होते हुए यानी उनको उनके रंग को, उनके कलर को जाते हुए देखते हैं। और तो इस प्रकार से हमारा ये अम्ल वर्षा रहा। अब हम लोग चर्चा करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की, कि आखिर ओजोन लेयर का कैसे क्षति हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की। वायुमंडल में दो परतों में ओजोन पाई जाती है। पहला होता है ट्रोपोस्फियर और दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर। ये दो परतें पाई जाती हैं ओजोन की, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। तेज आक्सीय कारक होने के कारण जो ओजोन है वो मानव स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती है, यानी जो ओजोन है उसका ऑक्सीडेशन बहुत तेज होता है। ओजोन के साथ जो चुनौती है वो ये कि ह्यूमन के साथ साथ जो फसल का उत्पादन है, उपज है, उसको भी ये कम कर देती है। वनों को क्षति पहुंचाती है। और स्ट्रेटोस्फियर में 90% ओजोन विद्यमान होती है और ये ठीक विपरीत होता है ट्रोपोस्फियर के। स्ट्रेटोस्फियर में औसतन 300 DU 300 DU के एक कवच के रूप में हमारा ओजोन कार्य करती है। अब ये आप जान लें कि DU क्या है। DU को हम लोग डाब्सन इकाई कहते हैं, डाब्सन यूनिट, डी फॉर डी, डाब्सन यूनिट इकाई कहते हैं। इसे ओजोन परत को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डाब्सन यूनिट का। इस परत को डाब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी डाब्सन
फोटोमीटर की सहायता से हम लोग मेज़र करते हैं। डाप्सन इकाई की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे का 760 mm दाब पर 0.01 mm कंप्रेस्ड गैस जो होती है उसके बराबर होता है। ओजोन परत की जो औसतन मोटाई होती है वो 300 DU होती है और ये मौसम के हिसाब से बदलती भी रहती है। हाल ही में बहुत सारे रिसर्च हुए जिसके दौरान ये कहा गया कि जो अंटार्कटिक वसंत ऋतु में ओजोन जो सुराख काफ़ी बढ़ गया है और पहले भी बताया गया था कि यूरोप में भी इस प्रकार का कोई क्षेत्र देखा गया है जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ है। आर्कटिक क्षेत्र में अभी वर्तमान में ओजोन जो लेयर है और भी गंभीर रूप से कम हो रही है, यानी कहीं ना कहीं एक चुनौती है। कई भागों में, विश्व के कई भागों में ओजोन जो छिड़ता है उसकी अगर जो दर मापी जाए तो वो 10% प्रति वर्ष के हिसाब से है, यानी 10 वर्ष में 1% क्षय हो रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर ओजोन छींटता की बात की जाए तो चूँकि भारत में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, मौसम में बहुत अस्थायित्व तो नहीं होता, तो इस तरीके से हम ओजोन परत की बात करते हैं। अब ओजोन परत के ह्रास के बारे में अभी हमने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है, 2 लेयर पाए जाते हैं। समांतर 300 DU उसकी मोटाई होती है। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है ये, इसके अंदर जो ओजोन होती है, ओजोन परत एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है जो कि अधिकांश उस पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है जो कि पृथ्वी पर मौजूद सजीव जीवों को हानि पहुंचाने के लिए होती हैं या पहुंचा सकती हैं। ओजोन एक गैस है जो कि निरंतर उत्पन्न होती रहती है और प्राकृतिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं जो परस्पर सक्रिय रूप से संतुलन बनाए हुए हैं से नष्ट होती रहती है। दोनों बातें हैं, उत्पन्न भी होती रहती है ओजोन और नष्ट भी होती रहती है। यह संतुलन मानव जन्य जो रसायन हैं जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन यौगिक्स हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हो गई, हेलन हो गया और कूलेंट्स हो गए, प्रशीतक कहा जाता है, झाग उत्पन्न करने वाले कारक हो गए, एरोसोल प्रोपेलेंट हो गया, अग्निशमक हो गए, विलायक हो गए, और इस प्रकार के जो भी हम लोग औद्योगिक रसायनें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ये ओजोन लेयर के लिए नुकसानदेह होती हैं और क्षति पहुंचाती हैं और इन्हीं से ओजोन लेयर को क्षति होता जा रहा है, उसका ह्रास होता है। दक्षिणी और उत्तरी दोनों ही अक्षांशों के मध्य जो मध्य और उच्च अक्षांश है वर्ष भर काफ़ी ह्रास होता रहता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर से अगर उसका ह्रास होता है तो पराबैंगनी जो विकिरण होते हैं वो धरती पर आ जाते हैं और जिनके कारण त्वचा के कैंसर्स, मोतियाबिंद तथा त्वचा के अन्य अनुत्क्रमणीय क्षतियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ पे ओजोन लेयर क्षति हुआ है और पराबैंगनी विकिरण डायरेक्ट पृथ्वी पे आते हैं। ओजोन लेयर से जो व्यक्ति की प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती है उसको भी क्षति होती है, यानी रेजिस्टेंट जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी, उसमें भी क्षति होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पराबैंगनी जो बीटा किरण होती है वो थोड़ी सी भी अगर उसमें वृद्धि हो जाए तो पारिस्थितिकी जो खाद्य श्रृंखला फूड चैन होती है, जो फूड चैन होती है उसको भंग कर सकती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर यानी कृषि में, मत्स्य पालन यानी फिशरीज में, और जैव विविधता जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर सकती है। ओजोन को लेकर के कई सारे कन्वेंशंस हुए हैं, प्रोटोकॉल हुए हैं। उसमें एक प्रमुख है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ओजोन लेयर में जो ह्रास हो रहा है उसके संबंध में जो गैसेस जनरेट हो रही हैं उसको कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था। इसके तहत जो भी ह्रासकारी पदार्थ हैं जो वातावरण में इकट्ठा होते हैं उनको कम करना है।